चलिए शुरू करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 2, जो कि है मास वेट एंड डेंसिटी, यानी कि द्रव्यमान, भार और घनत्व। इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट और कंप्लीट कंसेप्चुअल डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मास और वेट में क्या अंतर है। तो मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा। क्या? किसी भी वस्तु में मौजूद क्या है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यानी कि इसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे वस्तु कहीं भी ले ली जाए। इसे हम किस में मेजर करते हैं? इसे हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। किसको? मास को। ठीक। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बुक है, अगर उसका मास 2 kg है, तो चाहे यह बुक अर्थ पर रहे, चाहे यह बुक मून पर रहे, दोनों जगह मास जो है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेट की। वेट, ठीक। तो वेट का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स का लगना। ठीक, किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी वस्तु है उस पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो हम उसे किस में मेजर करेंगे? वेट में। किस में कंसिडर करेंगे? वेट में, यानी कि भार। तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह वस्तु कहाँ पर है। इसकी जो यूनिट होती है, क्या होती है यूनिट? वो होती है न्यूटन। न्यूटन, ठीक है। धरती पर अगर बात की जाए तो धरती पर, अर्थ पर अगर बात करें, अर्थ पर, तो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा। अभी हम देख लेते हैं कि जो वेट का फॉर्मूला क्या होगा। और यही अगर बात करें किस पर? मून पर। मून पर, ठीक है। तो मून पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होता है। अगर कम होगा तो वेट भी वहाँ पर कम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि धरती पर जितना वेट होगा उसका 1/6 कहाँ होता है? मून पर होता है। अगर हम इसकी बात करें किसकी? फॉर्मूला की, किसके? वेट की। तो ये इसे हम बात करते हैं डब्लू। डब्लू इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, यानी कि जहाँ पर एम क्या है? एम है मास, और जी क्या है? जी है गुरुत्वाकर्षण। अगर हम बात करें तो जी की जो वैल्यू होती है वो अर्थ पर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? जी की यूनिट होती है। अगर हम मान लीजिए, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपका जो मास है एम, वो है 50 kg, तो यह हर जगह क्या रहेगा? 50 kg ही रहेगा। बात किसकी कर रहे हैं? मास की। लेकिन आपका अगर वेट, भार, धरती पर लगभग 490 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यू होता है उसमें हम जी से मल्टीप्लाई करते थे। डब्ल्यू जो अगर हम निकालेंगे, यानी कि डब्ल्यू क्या है? वेट है। तो डब्ल्यू निकालने के लिए हम मास में क्या है? जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। जो किसके द्वारा लग रहा है? ये लग रहा है जो पृथ्वी के द्वारा लग रहा है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर हम जो अगर वेट निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 50 × 9.8। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये होगा 490 न्यूटन। ये क्या है? ये है वेट किसका? 50 kg का। ठीक, तो आसान भाषा में अगर समझें तो मास क्या है? मास वस्तु में क्या क्या भरा है। मास क्या बताता है? कि वस्तु में क्या क्या भरा है, क्या क्या भरा है। ठीक है, और वेट क्या बताता है? यानी कि भार, ये बताता है कि वस्तु पर खिंचाव कितना है। खिंचाव कितना है, ठीक है। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास, अगर आप तराजू से अपना वजन नापें तो वह आपका क्या होगा? मास होगा। अगर कोई जैसे तराजू है तो अगर उससे आप अपना वजन नापते हैं तो यह क्या होगा? मास होगा। और अगर आप जैसे कोई झूला है, झूला झूल रहे हैं, तो झूले में जब आपको कोई धक्का देता है तो जो खिंचाव महसूस होता है वो क्या होता है? वो होता है वेट। ठीक, तो अभी हमने देखा ये जो भी टू द पॉइंट कंसेप्ट है इनके पीछे। अब नेक्स्ट आते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल
लॉ, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये क्या कहता है? तो यह नियम यह कहता है कि दो वस्तुएं, अगर मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं जो कि चाहे वे कितनी ही दूर हो या फिर कितनी ही पास हो, एक दूसरे को क्या है, अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को खींचती हैं। तो यह खींचने वाला जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके मेन पॉइंट की बात करें तो दोनों वस्तुओं का जो मास है, यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है और इसका है m2। ये क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, ठीक। तो जितना ज़्यादा मास होगा, इसके दो ही पॉइंट हैं। कैसे? एक तो है मास से रिलेटेड और एक होता है डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। एक तो होता है मास से रिलेटेड और एक है डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, ठीक है। ये तो एफ जो है ये, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को, इन दोनों के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो अगर हम बात करें किसकी? मास की, मास। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, खींचने वाला बल उतना ही ज़्यादा होगा। मास अगर ज़्यादा होगा तो जो बल है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और मतलब एक बड़ी चीज़ है, मान लीजिए जैसे कोई पृथ्वी है, छोटी चीज़ जैसे कि कोई सेब है, उसको क्या है, ज़्यादा जोर से खींचेगी। उन दोनों के बीच में क्या है? एक अट्रैक्शन, मजबूत अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक। डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, इसकी डिस्टेंस की, तो अगर दोनों वस्तुएं पास होंगी तो खींचने वाला बल ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस दे रखे हैं, ये डिस्टेंस अगर पास पास होंगी, बिल्कुल एकदम नज़दीक होंगी दोनों वस्तुएं, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो निश्चित है कि जो खींचने वाला बल है या फिर कहें अट्रैक्शन फोर्स, वो कम हो जाएगा। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल्स टू, यानी इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स F, जो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किनके? m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर m1 क्या है? ऑब्जेक्ट 1 का मास है और m2 क्या है? ऑब्जेक्ट 2 का मास है और r क्या है? डिस्टेंस है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हमने हटा देते हैं तो हमारे पास जो g है ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो m1 और m2 दोनों वस्तुओं के मास और r जो है वो दोनों दूरी देख ली, और इन दोनों के बीच में आप रिलेशन यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम बात करें किसकी? मास के रिस्पेक्ट में, तो अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उनका अगर मास बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, यानी उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी जो है वो बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ती है तो जो फोर्स है वो कम होगा, और अगर डिस्टेंस घटती है तो फोर्स क्या है? बढ़ेगा, ठीक है। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। तो अगर हम आसान आसान भाषा में अगर समझें तो अगर आप एक सेब को हाथ से छोड़ते हैं तो वह नीचे गिरता है, क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसका जो मास है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा होता है, और अर्थ का मास ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक। यही नियम अगर हम बात करें किसकी? मून की, मून के रिस्पेक्ट में, तो मून को पृथ्वी की ऑर्बिट करवाने में और सूरज को ग्रहों के खींचने में काम करता है। जो ये नियम होता है, ये जो चांद को जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और या फिर जो भी अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उनको खींचने में काम करता है। कौन? एफ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी आकर्षण बल। अगर हम समझें तो चुंबक की तरह सोचिए आप, जैसे एक चुंबक है वो लोहे को खींचता है, वैसे ही हर वस्तु एक दूसरे को खींचती है, ठीक है। जैसे धरती, और अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आप धरती पर खड़े हैं क्योंकि धरती क्या है? आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो हमने देखा कि ज़्यादा मास वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा खींचने की ताकत रखती है, और ज़्यादा दूर वाली जो चीज़ है, यानी जितनी ज़्यादा दूरी होगी उनकी खींचने की जो क्षमता है वो कम होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम जी के मात्रक के बारे में।
जी का मात्रक क्या होता है, ये कौन, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना ये वाला, तो अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो जी का मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो F इक्वल्स टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी क्या निकलेगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अगर हम यूनिट देखें किसकी, फोर्स की, तो ये होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, मीटर स्क्वायर, और मास हमारे पास दो हैं यानी कि मल्टीप्लाइड में, तो ये हो जाएगी किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर हम जी की यूनिट की अगर बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है, ठीक। तो अगर हम बात करें किसकी, जी की विमा की, जी की डायमेंशन या फिर कहें जी की विमा, तो ये क्या होती है, ये होती है न्यूटन हमें हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि इसका जो फॉर्मूला होता है, सॉरी यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो अगर हम बात करें किसकी, विमा की, तो ये हो जाएगी क्या, न्यूटन क्या होता है, m इंटू ए। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, और फोर्स की यूनिट अगर हमें पता है कि वो होती है F इक्वल्स टू होता है ना ma। ठीक, तो ma न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो m की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, ए की कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इस यूनिट को हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है, तो किलोग्राम ये और ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, किलोग्राम -1, मीटर और मीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, और इस सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड -2। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल कर आई यूनिट, किलोग्राम -1 m क्यूब और s -2। ठीक है, तो अगर हम इसको डायमेंशन में देखना चाहें तो किलोग्राम क्या है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है m-1, मीटर क्या है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है L3, और सेकंड क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है t-2। तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, ये हो जाएगी जी की, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो अगर हम इसके मान की बात करें, किसके, जी की मान की, तो डायरेक्ट याद रखिए जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या होती है, जी की अगर बात करें, जी इक्वल्स टू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक दो बार आप लिख के कोशिश करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो जो जी का मान है, ये जो जी का मान है सर्वप्रथम किसने दिया था, ये दिया था कैवेंडिश ने, किसने, कैवेंडिश ने। ठीक है, यानी कि जो ये कैलकुलेशन की थी, ये कैवेंडिश नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने की थी। ठीक, तो अगर हम देखें तो यदि वस्तु के द्रव्यमान को अगर मान लीजिए, अगर इस फॉर्मूला के आधार पर अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान है यानी m, अगर हम उसको 2 टाइम्स कर देते हैं और उनके बीच की दूरी जो है यानी कि r डिस्टेंस, उस r डिस्टेंस को अगर हम आधा कर देते हैं, क्या आधा कर देते हैं, सेकंड गाइस, आधा कर देते हैं, तो बताइए कि उस पर जो लगने वाला जो बल है उस पर क्या प्रभाव आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि F इक्वल्स टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जी तो कांस्टेंट है, तो जो F है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, m m1 m2 और आर स्क्वायर पर। ठीक है, अब जो m है, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग हमें कोई कुछ दिया गया नहीं है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि दोनों का ही मास जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। तो F जो होगा
वो 2m1 इंटू 2m2, ठीक है। और r को क्या किया हमने, r जो है वो हाफ हो जाएगा, तो r/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m1m2 अपॉन r²/4, तो ये कितना हो जाएगा 16m1m2 अपॉन r²। अभी ये जो f है वो हमने देखा कि f प्रोपोर्शनल टू होता है m1m2 अपॉन r², लेकिन अभी जो हमारे पास f न्यू निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 16 m1m2 अपॉन r²। तो ये क्या है, ये f है ऑलरेडी, ठीक है, जो ये गिवन है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नया जो अट्रैक्शन फोर्स आएगा उन दोनों के बीच में जो बल होगा वो एक तरीके से 16 टाइम्स होगा। क्या होगा, 16 टाइम्स। या फिर हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो 15 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना, 15 गुना बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा। अगर हम बात करें एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए कि पृथ्वी की जो सरफेस है यानी अर्थ की सरफेस, उस पर खड़े किसी व्यक्ति का जो मास है वो है 50 kg, ठीक है। और पृथ्वी जो है वो कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी इस मास के व्यक्ति पर। अगर हम बात करें क्या पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, वो है 6 इंटू 24, 6 इंटू 10⁻²4, ठीक है। ये क्या है, मास है किसका, अर्थ का। और अगर हम बात करें पृथ्वी की रेडियस की, तो वो होता है 6 इंटू 10⁻6 मीटर, और जी की वैल्यू हमें दी हुई है 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये जो व्यक्ति है कौन, 50 किलोग्राम वाला, ये पृथ्वी की जो सरफेस है उस पर खड़ा है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा किसकी तरफ से, पृथ्वी की तरफ से, तो कितना होगा। तो हम जानते हैं F इक्वल्स टू होता है m1m2 g m1m2 अपॉन r²। तो g की वैल्यू रख देते हैं क्या, 6 इंटू 10⁻11, और m1m2 की अगर बात करें तो m क्या है 50, और m2 यानी कि अर्थ का द्रव्यमान कितना है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। यहाँ पर मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, और ये भी किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, और ये न्यूटन है, यानी यूनिट एक तरीके से आपके पास सेटिस्फाइड है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर आर की वैल्यू रखते हैं, क्या आर जो है वो है 6 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और जो 10⁻11 है तो इससे कितने बढ़ जाएगा, ये जाएगा, ये नीचे आके 10⁻17 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻17। तो ये कटेगा कितनी बार, 10⁻7 बार, ठीक है। अच्छा, नीचे r² है ना, तो एक बार और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 इंटू 10⁻6 से, ठीक है। तो 10⁻6 से 10⁻7 कटेगा तो ये जाएगा 10 बार, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या बचा, क्या हमारे पास, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो 50 एंड 10, तो ये होगा 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। अब बात करते हैं कि जो हमने देखा, एक तो देखा हमने जी, कैपिटल जी, और एक देखा हमारे पास स्मॉल जी यानी वेट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो इसे तो कहेंगे क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। और इसका जो मान है जी, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है,
ऑलवेज कांस्टेंट। और इस जी का जो मान है ये क्या है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, यानी कि चेंजेबल। चेंजेबल डिपेंड करता है कि जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है। तो अगर हम बात करें जी और जी में रिलेशन क्या है, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में रिलेशन की अगर बात करते हैं, तो यदि किसी सरफेस पर, तो अगर हम कोई सरफेस देखें, तो यदि किसी ग्रह का अगर मास जो है वो m है, ठीक, और उस जो ग्रह है उसकी जो त्रिज्या है वो r है, क्या है r, तो इस ग्रह के सरफेस पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो होगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को सेव करेगा यहाँ पे, ठीक है। ज्ञान लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। आपको पता होगा कि CBT 2 का जो रिज़ल्ट है वो CBT 1 का जो रिज़ल्ट है वो कुछ ही दिनों में आने वाला है। इससे आपको इररिलेवेंट आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो भी टू द पॉइंट है, जो भी फैक्चुअल है वो ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो G=GM/R², ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। G=GM/R²। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो फेंके गए वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रखिए। अगर हम कोई वस्तु है उसको अगर हम उछालते हैं, फेंकते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण वहाँ पर आपका काम नहीं करेगा, यानी उसका जो मास होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपने जो हमने देखा कि जो ये क्या है, अर्थ का जो यानी उस प्लेनेट का क्या है, मास है। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्मॉल m नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं आप, इस फॉर्मूला में कोई भी स्मॉल m आप नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा कौन, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, गुरुत्वीय त्वरण में परसेंटेज चेंज की, गुरुत्वीय त्वरण में परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये कितना होता है, मान लीजिए हमारे पास जो भी हमने देखा G= होता है GM/R²। तो इसमें कितना चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, ये जो R है ये ऊपर से चला जाएगा, तो G कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है। तो डिपेंड करेगा, जो चेंज होगा वो रेडियस पर डिपेंड करेगा, किस पर, रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो R है वो ऊपर चला जाएगा, R⁻² हो जाएगा। और अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज की, किसमें, गुरुत्वाकर्षण में, यानी जी में, तो ये हो जाएगा कितना, 1 सेकेंड गाइस, इक्वल्स टू होगा -2 इंटू R परसेंट में, यानी R में कितना चेंज हो रहा है परसेंटेज, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, ठीक। R में कितना परसेंट चेंज है, ठीक। अब बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर जी का मान क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो जी का मान है वो, उसमें जी के मान में चेंज, 1 सेकेंड गाइस, चेंज इन जी। तो हमारे पास दो केस बनते हैं, तीन केस सॉरी। एक तो है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी की सरफेस से कितनी हाइट पर है, ये कितनी हाइट पर है। एक ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी की सरफेस से कितने डेप्थ पर है, ठीक है। और एक जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो जी बनता है, ठीक है, पृथ्वी घूर्णन गति के कारण जो जी बनता है, ठीक। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम हर एक केसेस को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1। मान लीजिए केस नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कोई भी ये हमारी एक क्या है, अर्थ है, ठीक। ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ कोई अगर वस्तु रखी हुई है, ये क्या है, सरफेस है। तो सरफेस पर तो हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु सरफेस पर रखी हुई है यानी पोल्स पर, तो उस पर लगने वाला जो वेट है वो होगा mg, ठीक है। जो g क्या है, g को हम लेकर चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 न्यूटन। और ये क्या है, वेट कंसिडर करता है। लेकिन हमारे पास जो केस नंबर फर्स्ट है वो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस सरफेस से इस हाइट पर है सिचुएटेड, तो उस पर लगने वाला जो वेट है, उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो कितना होगा।
तो ये मान लीजिए ये क्या है, ये है हाइट और ये क्या है, इस त्रिज्या। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो हमें पता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी की इस सरफेस से h डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो हो जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी 1-2h/r। ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे कि अगर हम h बढ़ाते हैं, h को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या है, माइनस में है, ये वाली जो टर्म है। तो माइनस में होने के कारण क्या है, ये नेगेटिव होगा और जो g है वो घटेगा, यानी g कम होगा। यानी कि जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, कम होता जाएगा। ठीक। तो आप डायरेक्ट याद रखिए इसको, इस फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इसकी सरफेस है, ये इसका क्या है, सेंटर। तो ये क्या है, डी डिस्टेंस पर है। कितने पर, डी डिस्टेंस पर अगर कोई जो गड्ढा खोदा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होगा, कहाँ पर, इन डेप्थ, इन डेप्थ। और ये कहाँ पर है, इन हाइट, एट हाइट, एट हाइट। ठीक है। तो अगर हम बात करें इन डेप्थ में, तो यहाँ पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो होगा जी डैश इक्वल्स टू जी 1-d/r। ठीक है। जहाँ पर डी क्या है, ये डी क्या है, ये जो लेंथ है कौन सी, सरफेस से और जहाँ पर वस्तु रखी हुई है, और ये जो आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या किसकी, पृथ्वी की। ठीक है। और अब बात करें केस नंबर 3 की। पृथ्वी के केंद्र पर मान लीजिए अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल केंद्र पर, तो हमारे पास जो गुरुत्वीय त्वरण निकल कर आएगा वो क्या होगा। तो अगर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सेंटर पर रख दिया है, तो इस सरफेस से, कौन सी, इस सरफेस से लेकर के और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो डी है हमारा, डी जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं डी की जगह आर रख देता हूँ, 1-r/r, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरे पास जो गुरुत्वीय त्वरण निकल कर आएगा वो आएगा जीरो। यानी मैं कह सकता हूँ कि सेंटर पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 यानी कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो, अगर मेरी जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, इसकी जो रोटेशन है, मान लीजिए ये जो सेंटर एक्सिस है और ये क्या है, ओमेगा स्पीड से क्या है, पृथ्वी जो है रोटेट कर रही है, कहाँ से, वेस्ट से और ईस्ट की तरफ। ठीक। तो जो ये ओमेगा है ये क्या बताएगा, ये उसकी जो रोटेशनल स्पीड है उसको बताएगा। ठीक है, ओमेगा। और ये पता ही है कि हमें जो यहाँ तक क्या है, ये सरफेस है और ये इसका सेंटर है। ठीक। तो हम इसके कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ध्रुव यानी कि पोल। ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या होगा, इसको भी डायरेक्ट याद रखिए, जी डैश इक्वल्स टू होता है g-r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। ठीक है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड याद रखना है। ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको उसे याद रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके माइंड में ये हिट कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इसके अंदर दो केसेस बनते हैं। एक तो होता है केस नंबर फर्स्ट, क्या होता है, ये क्या है, इक्वेटर लाइन है। तो अगर हम देखें इक्वेटर लाइन पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या होगा, सबसे पहले अगर हमने जो यहाँ टर्म लिखी है उसके बारे में अगर देखें, तो ये जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। और आर क्या है, आर है जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओमेगा इसकी स्पीड है। और लैम्डा क्या है, जहाँ पर वस्तु प्लेस्ड है। मान लीजिए यहाँ वस्तु प्लेस है, तो इस इक्वेटर के सापेक्ष इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, लैम्डा होगा। ठीक है। वस्तु यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। तो जैसे जैसे वस्तु
अपनी पोजीशन पर होगी उस हिसाब से इक्वेटर के रिस्पेक्ट में हम उसके बीच में एंगल मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस बनते हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं उनको भी। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट देखते हैं कि अगर वो वस्तु मान लीजिए इक्वेटर पर रखी हुई है, अर्थ की सरफेस पर, कहाँ पर? इक्वेटर पर, तो हमारे पास जो जी डैश होगा वो कितना होगा? तो अगर कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो आप देखिए कि ये जो इसके बीच में बनने वाला जो कोण है लैम्डा, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो लैम्डा की अगर वैल्यू मैं अगर 0 रखता हूँ, लैम्डा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रखता हूँ 0, तो कॉस लैम्डा, कॉस 0 कितना हो जाएगा? कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो 1 होने पर ये जो टर्म है ये 1 हो जाएगी, और जो हमारे पास बचेगा जी डैश वो कितना होगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास टर्म निकल कर आई अगर कोई वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? इक्वेटर पर रखी हुई है, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर अर्थ की स्पीड बढ़ती है तो जी क्या है? जी डैश वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर अर्थ की स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ती, ठीक है, और बिल्कुल कम हो जाती है तो जी डैश क्या है? वो बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते अगर मान लीजिए अगर अर्थ की जो स्पीड है वो एकदम ज़ीरो हो गई तो जो जी डैश है वो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ केसेस हैं जो आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया। अब एक और केस बनता है कौन सा, कि अगर मेरी जो वस्तु है, केस नंबर 2 क्या कहता है इसी केस में, 1 सेकंड गाइस, केस नंबर 2, कि अगर मैं वस्तु को पोल पर रख देता हूँ, क्या है पोल मतलब? इस जगह पर रख देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना होगा इस पोल पर रखने पर, जब पृथ्वी क्या है? घूर्णन गति में है। तो मुझे पता है कि जो जी डैश है वो क्या होता है? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक। तो मैं अगर पोल पर रख देता हूँ तो इक्वेटर के सापेक्ष जो ये एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल हो गया तो लैम्डा क्या है? 90 डिग्री। तो कॉस लैम्डा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो पोल पर मेरा जो जी डैश होगा यानी कि गुरुत्वीय त्वरण वो जी के बराबर होगा, और ये हमने पहले ही देख लिया। कब? जब हम वेट को मेजर कर रहे थे, W बराबर mg, यानी कोई भी सरफेस है तो सरफेस पर रखी हुई वस्तु क्या है? वो गुरुत्वीय त्वरण, अब मतलब जो भी त्वरण लगेगा वो जी के बराबर होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। और अर्थ पर अगर हम मेजर करें तो ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। या फिर करें, सॉरी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर यूँ कहें कि 1 बाय 1 हम जो भी कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आप इनको रिवाइज़ कीजिए और इनके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। निश्चित तौर पर आप जो हैं अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप एक अच्छी मतलब अप्रोच लेंगे यहाँ से। तो अगर हम बात करें तो इन इक्वेशंस से, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पोल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर है उससे अधिक होता है। कैसे? कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कहाँ पर है? इक्वेटर पर। कौन? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर एक टर्म अलग से माइनस हो रही है। अब माइनस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी जो टर्म है ये कम होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कोई भी चीज़ माइनस नहीं हो रही है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है तो वो पोल पर ज़्यादा होगा बजाय किसके? इक्वेटर के, ठीक। अगर हम बात करें अन्य कंडीशंस की तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बढ़ता है। देख लीजिए अगर आप यहाँ रखें हो किसी वस्तु को, यहाँ रखें तो जो लैम्डा है वो क्या है? बढ़ेगा। और लैम्डा अगर बढ़ेगा तो जो कॉस लैम्डा है वो कम होगा। और जो ये माइनस की जो टर्म है कौन सी? ये वाली, अगर ये कम होगी तो निश्चित तौर पर क्या है? ये बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वेटर से पोल पर जा रहा है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बढ़ेगा। अगर इसके विपरीत देखें तो अगर ध्रुव से एक तरीके से यानी पोल से कोई
जो वस्तु है वो इक्वेटर की तरफ आ रही है तो वो घटेगी। क्यों? क्योंकि लैम्ब्डा जो है वो कम होगा, और लैम्ब्डा अगर कम होगा तो ये कॉस जो है, कॉस लैम्ब्डा वो बढ़ेगा, तो ये पूरी जो टर्म है ये बढ़ेगी, और अगर पूरी टर्म माइनस में जो बढ़ेगी तो जो जी डैश है वो कम होगा। ठीक है, तो अगर हम और एक जो मेन पॉइंट है हम उनको देख रहे हैं एग्जाम दृष्टिकोण से, तो अगर हम अर्थ की जो स्पीड है उसको तेज या फिर धीमा कर देते हैं तो जो पोल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नहीं बदलता है। क्यों? आपने देख लिया यहाँ पर जो पोल पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी डैश इक्वल्स टू होता है जी। यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, किसमें? इस वाली कंडीशन में। तो यानी अगर स्पीड की बात करें तो अर्थ की चाहे स्पीड कम हो चाहे ज़्यादा हो, गुरुत्वीय त्वरण का मान एज इट इज रहेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर अर्थ की जो गति है वो तेज कर देने पर जो इक्वेटर है, यानी इक्वेटर लाइन यानी कि जो भूमध्य रेखा है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? वो घट जाता है। वो अभी हमने देख लिया कि अगर मान लीजिए मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ तो जो ओमेगा है वो बढ़ जाएगा, और जो ये नेगेटिव टर्म है ये क्या है? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो obvious सी बात है जी क्या है? घटेगा। ठीक, और अगर मान लीजिए मैंने इस अर्थ की स्पीड को घुमाते घुमाते 17 गुना कर दिया, कितने गुना? 17 गुना कर दिया, तो जो इक्वेटर पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किसका मान? जो इक्वेटर पर गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मैंने ओमेगा को कितना कर दिया? 17 गुना कर दिया, तो यानी कि स्पीड को 17 गुना कर दिया, तो जो अर्थ है उसकी गति कम कर देने पर इक्वेटर पर क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? मान बढ़ जाता है। वो अभी हमने सब देख लिया। ठीक है, तो अगर हम एक मेन पॉइंट देखें कि अगर मैं पृथ्वी से अपना जो एटमॉस्फेयर है उसको हटा देता हूँ, यानी कि वायुमंडलीय अगर हम उसको हटा देते हैं वायुमंडल को, तो जो दिन की अवधि है वो घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल को हटाने से एक तरीके से क्या है, तो जो एयर फ्रिक्शन है वो कम होगा। एयर फ्रिक्शन कम होगा तो निश्चित तौर पर उसकी जो स्पीड है उसमें बदलाव आएगा। बदलाव आएगा तो जो दिन की जो अवधि है वो घट जाएगी, यानी कि जो अर्थ की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट होते हैं, और एक जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से एक फैक्ट होता है वो मैंने आपको बताया कि मून पर अगर हम बात करें किसकी? गुरुत्वाकर्षण की, यानी गुरुत्वीय त्वरण की, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हमने यहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो अगर हम बात करें मास वेट एंड डेंसिटी में, तो हमने मास और वेट के बारे में काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इन सभी को वन बाय वन अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी पार्ट के मतलब इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो भी डेंसिटी है, और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड लॉज हैं, नियम हैं, रूल्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहें इस चैनल के साथ, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।